welcome to the learning portal of Honors Kindergarten Secondary School. I'm your math teacher. In this portal, we're gonna cover the topics of financial arithmetics, polynomials, and factorizations. The topic of financial arithmetic covered from exercise number 4.7 to 4.8, and polynomial. The topic polynomial expression. The polynomial expression covers the whole topic, chapter 5, and the factorization covers the whole chapter number 6. In this video, we will learn calculation of insurance premium, calculation of income tax, addition, subtraction, multiplication of polynomials, and also the factorizations. First, we look at the definitions of insurance and income tax. Insurance is a system of protecting against risk or injuries. It provides financial protection for property, life, health, etc. against specified contingencies such as death, loss or damage, and involving payment of regular premium in return for policy granting. The contract is called इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें इंश्योरेंस के बारे में मुझे बताया कि इंश्योरेंस किस कामों के किस लिए काम आती है. इंश्योरेंस जो प्रोटेक्ट करती है आपको रिस्क के लिए, इंजरीज़ के लिए. अगर कोई आप किसी चीज़ की इंश्योरेंस कराएंगे तो उसकी रिस्क है कि उसके डैमेज होने का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ तो नहीं कह सकते हम, उसके बदले में अगर कोई रिस्क जो डैमेज हो जाए तो उसके जो फाइनेंशियली आपको कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको इंजरी अगर आपको खुदा ना खास्ता हो जाए तो उसके ऊपर पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर आपको पेमेंट मिलती है जी, ताकि आप अपना इलाज करा सकें. और अगर आप ऐसा भी कोई ना होते तो अगर कोई खुदा न खासा कोई मर जाए जिसकी इंश्योरेंस हुई हो तो उसको पे किया जाता है, उसके लवाहिकीन को पे किया जाता है. इनहेरिटेंस के तौर पे भी आ जाती है वो. अब इनकम टैक्स इज़ इम्पोज्ड ऑन एनुअल इनकम ऑफ पर्सन whose income exceeds a certain limit which is डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. उसने कहा जी कि ये इनकम टैक्स वो टैक्स है जो आपकी आमदन पे, मतलब कि आपकी जो आप कमाते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. एक ख़ास अमाउंट के बाद जब आपकी आमदन बढ़ जाती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. वो ये सब लिमिट जो है वो गवर्नमेंट तय करती है. अब आते हैं हम जी एक्सरसाइज नंबर 4.7, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जी. साउथ बॉट अ कार फॉर 7 लाख एंड गॉट इट इंश्योर्ड एट 4.2% एनुअल प्रीमियम फॉर 3 years. कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 years इफ़ डेप्रिसिएशन रेट इज़ 12%. उसने कहा जी अब इसमें आपके अंदर दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. एक डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है. ये वो चीज़ होती है कि जब आप की चीज़ की वैल्यू हर साल गिरती है. ये अकाउंटेंट इसको कैलकुलेट अक्सर करते हैं. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का ये डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू कम हो रही है हर साल. वो जो रेट होता है वो हर सेट किया होता है. ये एक सेट अमाउंट में होता है. ज़्यादातर जो होती है मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ डेप्रिसिएशन रेट होता है. ठीक है, जैसे कि इधर सेट किया हुआ कार का जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 12% है पर एनम. पर एनम का मतलब कि हर साल उसकी जो वैल्यू है 12% गिर रही है. 7 लाख में से 12% माइनस करते जाएंगे हर साल. उसने कहा जी कि लेकिन जो उसने इंश्योरेंस लिया 4.2% के हिसाब से लिया कि अगर 4.2 के हिसाब से मिसाल के तौर पर गाड़ी की कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट के अंदर वो पेमेंट जो देंगे वो डेप्रिसिएशन निकाल के देंगे पेमेंट. ठीक है, और ये 4.2% है कि जी हर साल 4.2% मतलब
जो 7 लाख है उसका 4.2% ये एनुअल प्रीमियम पे किया जाएगा साउथ की तरफ से। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज देखते हैं। सोल्यूशन, प्राइस ऑफ अ कार इज़ 7 लाख, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 4.2%, depreciation rate is 12%, टाइम पीरियड 3 ईयर। फर्स्ट प्रीमियम कब हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि 4.2% ऑफ 7 लाख। जब उसको हमने 4.2% ऑफ 7 लाख निकाला तो हमारे पास आंसर आया 29,400। ठीक है, ये पहले साल का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन हुई है 7 लाख की एक साल बाद। जब एक साल के बाद उसकी डेप्रिसिएशन हुई है 12% के हिसाब से, 7 लाख को 12% से मल्टीप्लाई किया, सॉरी तो हमारे पास आंसर आया 84,000। अब इस 84,000 को हमने 7 लाख में से माइनस करना है। जो माइनस करके हमारे पास जो आंसर आया वो 16,000 रुपीज़ आया। एक साल के बाद जो कार की वैल्यू रह गई है वो 7 लाख नहीं रही, अब वो हो गई है 6,16,000 रुपीज़। अब उसके ऊपर जो हमने सेकंड ईयर जो प्रीमियम पे करना होगा वो हम 7 लाख पे नहीं पे करेंगे 4.2% के हिसाब से, अब हम पे करेंगे 6,16,000 के हिसाब से पे करेंगे। तो जो पे करेंगे उसकी जो हमने जब 4.2 को मल्टीप्लाई किया 6,16,000 से तो हमारे पास आंसर आया 25,872 रुपीज़। अब उसी साल जब हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो वो भी हमने 6,16,000 पे कैलकुलेट करना है, ना कि 7 लाख पे। जब हमने इसका डेप्रिसिएशन निकाली तो वो आई है 73,920 रुपीज़, 6 लाख। जब हमने ये सारा कैलकुलेट किया, अब डेप्रिसिएशन निकाल ली हमने। वो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आया आफ्टर 2 ईयर्स का जो बाद आया, हमने 6,16,000 में से जो हमारे पास आंसर आया था डेप्रिसिएशन का उसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 5,42,080 रुपीज़। ठीक है जी, अब थर्ड प्रीमियम हमने जो तीसरे साल का प्रीमियम पे करना वो हमने 542080 पे हमने पे करना है 4.2% के हिसाब से। जब हमने उसको आंसर लिया तो वो आई 22,767.36, ये इसके जी हमारे पास आंसर आया। ये थर्ड साल का जो प्रीमियम हम पे कर रहे होंगे 22,767 मतलब कि 22,767 रुपीज़ के हिसाब से। थर्ड साल की डेप्रिसिएशन हम जो थर्ड ईयर की जो डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे होंगे, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन 12% के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है जी, वो हम जब माइनस करेंगे इसको 22 जो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 542080 से 12% को तो हमारे पास आंसर आएगा 65,049.60। ठीक है जी, ये हमारी डेप्रिसिएशन है। देखिए हर साल उसकी कीमत की गिरती जा रही है। अब जब 542082 में से हमने 65,049 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4,77,030.40। ये हमारी डेप्रिसिएशन है तीसरे साल की। मतलब कि हमारी जो अब कार की कीमत 7 लाख नहीं रही, 7 लाख नहीं रही, अब उसकी कीमत हो चुकी है जी, या उसकी वैल्यू रह चुकी है 4,77,030 रुपीज़ की। अब टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, हमने जो टोटल अमाउंट पेड किया प्रीमियम के तौर पे वो है जी, जब हमने तीनों ईयर्स का प्रीमियम को ऐड किया, ये
सारा। तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, 78,039 रुपीज़। ठीक है। इसी तरह हमने डेप्रिसिएशंस को, जो हमने तीनों साल की डेप्रिसिएशन है उनको भी हमने कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन ऑफ, ये कहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो हमने जब डेप्रिसिएशन को 5,000 एंड 42,000 से हमने माइनस करते गए, तो करते हमारे पास आंसर आया जी 3 ईयर डेप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर। हमारे पास 4, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया। आगे हम चलते हैं। 4.7, हामिद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2 लाख first. Find the first premium he has to pay when the rate of annual premium is 5.2% and the policy fee is 0.25%। तो ये पॉलिसी अमाउंट हमारी क्या जी, 2 लाख, पॉलिसी फ़ी कितनी जी, 0.25%। तो 2 लाख के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25% को, तो हमारे पास आंसर आएगा 500 की 500 फ़ी आई है जी। ये फर्स्ट प्रीमियम हमारा कितना होगा जी, हम जब 5.2% को मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से, तो आएगी 10,400। जब 10,400 में हम 500 ऐड करेंगे तो 10,900 रुपीज़ फर्स्ट प्रीमियम हमारा होगा। ठीक है जी। यहाँ अब 4.8 की तरफ चलते हैं। इनकम टैक्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द टेबल ऑफ टैक्सेबल इनकम स्लैब्स क्या होती हैं कि वो होती है अमाउंट, ये हर स्लैब उसे कहते हैं कि ये इतनी अमाउंट के बाद आप पे करेंगे, इतनी अमाउंट से लेकर इतनी अमाउंट तक इसका टैक्स इतनी परसेंट होगा, और इतनी अमाउंट से लेकर फिर आगे इतने अमाउंट तक इसका टैक्स जो रेट होगा वो इतना होगा। ये स्लैब्स इसके कहलाती हैं। ठीक है जी। द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 4,20,000। कैलकुलेट द इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 5%। उसने कहा जी कि ये इस स्लैब का जो टैक्स रेट है वो 5% है जब उसकी जो जी इनकम जो है 4,20,000 होगी। तो एनुअल इनकम 4,20,000। एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब क्या, अब इसका मतलब क्या, एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है कि हम 4 लाख से नीचे या 4 लाख तक जिसकी भी इनकम एनुअली होगी उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये 4 लाख से अबव जाएगी तो 4 लाख से जो अबव गई है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें आप कि टैक्सेबल इनकम क्या है जी हमारे पास, 4,20,000 में से 4 लाख को जो हमने माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या है 20,000। मतलब कि अब सिर्फ 20,000 के ऊपर हम टैक्स देंगे, और वो भी 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से 5% को जो जब 20,000 का 5% लिया तो हमारे पास आंसर आया 1,000। मतलब कि हमारा टैक्स जो पेएबल करना होगा, जो हमें उस शख्स ने टैक्स जो पे करना है गवर्नमेंट को, सिर्फ 1,000 पे करना है। 4.8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज 10,85,000 रुपीज़ एंड टैक्सेबल रेट इज़ 10%। ठीक है। उसने कहा जी एक बंदा जिसकी 10,85,000 मतलब 10,25,000 रुपीज़ उसकी जो है इनकम है और टैक्स रेट 10% है। तो एनुअल इनकम स्लैब 3, उसने स्लैब 3 आपकी बुक में स्लैब दिए होंगे इनकम टैक्स की कि कितने स्लैब पर कितना परसेंट लगना है। आपको उसको पीछे जाके उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन से स्लैब उसके ऊपर लगेगा। मिसाल के तौर पर या अब इसमें जी 10% लगा रहे हैं, 10%। ठीक है जी। टैक्स रेट ये
17,500 प्लस टैक्स प्लस 10% एक्सीडिंग 7,50,000। ठीक है जी, इनकम एक्सीडिंग 7,50,000। अब उसने कहा जी कि जो इनकम एक्सीड कर जाए 7,50,000 में से, तो उसमें एक तो आप 17,500 और प्लस जो आंसर आएगा 7,50,000 में से निकालने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा उसके ऊपर 10% हम जो लगाएंगे, जिसको 10% आएगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे 17,500 को, तो फिर वो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम वो हमारा टैक्स होगा। और जो हमारी जो इनकम उसने बताई वो है 10,85,000 रुपीज़। ठीक है, उसमें से जो हम माइनस करेंगे 7,50,000 रुपीज़ को, तो हमारे पास आंसर आएगा 3,35,000 रुपीज़। अब ये इनकम है जिसके ऊपर हम 10% लगाएंगे। जब हमने इसके ऊपर 10% लगाया तो हमारे पास आंसर आया 33,500 रुपीज़ हमारे पास आंसर आया। अब 33,500 के अंदर हम 17,500 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 51,000 रुपीज़। ये हमारा टैक्स है, उस बंदे का टैक्स है जिसकी अमाउंट इनकम जो टोटल एनुअल इनकम है वो 10,85,000 रुपीज़ है। उसके ऊपर जो टैक्स पे कर रहा है वो टोटल कितना पे कर रहा है, 51,000 रुपीज़ पे कर रहा है। 4.8 में हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज 39,87,500। द टैक्स rate is 25%. Calculate the income tax of the person on his income। ये उसी तरह जिस हमने पहले क्वेश्चन पर पिछला किया उसके ऊपर है कि जी इसके ऊपर स्लैब 9 अप्लाई होगी। टैक्सेबल इनकम इनकी जो है वो हम निकालेंगे पहले, क्योंकि यह टैक्सेबल इनकम होगी। स्लैब 9 में क्या जी, वो ये है कि जी 4,75,000 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ एक्सीडिंग 35 लाख। उसने कहा जी कि 35 लाख से जब आप एक्सीड कर जाएंगे अमाउंट, जितनी आप एक्सीड करेंगे उसके ऊपर 25% आपका टैक्स रेट लगेगा। उसके साथ साथ 4,75,000 उसमें ऐड हो जाएगा उसको रेट के अंदर। अब उसी तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चन किया था 39,87,500 में से हमने जब 35 लाख को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया जी 4,87,500 रुपीज़ हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने 25% जब इसका लिया, हमने 4,87,500 रुपीज़ का जो हमने 25% लिया वो आया जी 1,21,875 रुपीज़। जब 1,21,875 रुपीज़ को ऐड किया हमने 4,76,000 रुपीज़ के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 5,96,876 रुपीज़। मतलब कि हमारी जो टैक्स हमने जो टोटल टैक्स पे किया है उस बंदे ने जिसकी जिसकी एनुअल इनकम जो थी 39,87,500 थी, उसका जो टैक्स जो उसने पे किया वो 5,96,876 रुपीज़ उसने पे किए। अब ये हम आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। ये जी नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है जी, राइट द कांस्टेंट गिवन इन अ एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल, पहले जी पॉलिनोमियल के बारे में बताया तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कहा जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर
कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स होते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज़ जो के चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हम ये क्वेश्चन हम करने लगे, पहला क्वेश्चन है और उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। उसमें कांस्टेंट क्या 0 है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट लिखा नहीं है। लेकिन जो हम नीचे जाएंगे तो उसमें कांस्टेंट 8 है, -8। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता। ये होल नंबर्स होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब आए थे हम आगे, ये देखें इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। इसमें देखें 5y + 2x, 5y + 2x। अब 2x के पास कोई नहीं है तो इसके, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें कांस्टेंट भी होता है। जब कांस्टेंट ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है उसमें कांस्टेंट 0 होगा। अगर 5y - 8 आए तो 5y² - 8 में जब किसके 8 है, ये इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अब वेरिएबल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरिएबल का है। राइट द वेरिएबल गिवन इन द एक्सप्रेशन। अब कोई भी एक्सप्रेशन x, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x, y, z, ठीक है, दिया हो, a, b, c दिया हो, इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन में जो भी इस तरह के हमने दिए होंगे चीज़ें, वो वेरिएबल्स कहेंगे। वेरिएबल क्या मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब इसकी जो वर्डिंग देखें, वेरिएबल इसका जो लफ्ज़ी मायनी है वो है जी चेंज होना। वेरिएबल चेंज होता रहता है, तो इसलिए उसको हम किसी ख़ास नंबर से शो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे हमेशा एक्स वाई से शो करते हैं। एक्स वाई जी ए बी सी, मतलब कि हम इसकी जगह हम उसको, क्योंकि अब ये हर वक्त चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसको किसी ख़ास नंबर से शो नहीं कर सकते। तो वो क्या होगा, इसमें देखिए जी, इसमें वेरिएबल कौन सा? एक्स वाई। नीचे आए हम, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3, उसमें सिर्फ x² - x² - x -1 = 0। अब इसमें जो 1 है वो कांस्टेंट है। x² हो या x सिंपल हो, ये वेरिएबल है। वेरिएबल को जितनी मर्जी पावर्स दे दें, x², x³ x टेट्रा, x पेंटा, x हेक्सा, ठीक है, x डेका, मतलब 10 तक भी उसकी पावर चली जाए, वो x जो है, वो जो वेरिएबल है वो x होगा, उसके ऊपर जो लिखा होगा वो उसकी पावर्स होंगी। इसलिए जो x² - x जो है, ये इसमें जो वेरिएबल वो x ही है। x² को हम अलहदा वेरिएबल नहीं काउंट कर सकते। हाँ, ऊपर x + y था या y + x था, तो उसमें x और y दोनों एक सेपरेट वेरिएबल्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और वो = 0 हो रहे हैं। और इसमें कांस्टेंट जो है इसमें 0 होगा। ये 3 को कांस्टेंट आपने नहीं समझ लेना, इसमें कांस्टेंट 1 है। अब 5.1, राइट द लिटरल्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। वो लिटरल्स क्या हमारे पास, ये ए बी सी, ठीक है। अब लिटरल्स जो होते हैं वो ए बी सी को शो करते हैं, हालांकि ये जो कोफिशेंट्स होते हैं, कोफिशेंट उस वक्त ये कोफिशेंट बन जाते हैं जब ये नंबर्स होल नंबर में हों, ठीक है जी। अब इसमें जो लिटरल्स है वो ए बी सी थे, और जो सोल्यूशन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो c² + dx = y, उसमें c और d हमारे पास लिटरल्स हैं, ठीक है जी। अब ये 5.1 के अंदर ही हम चलते हैं। सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस एंड नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ मैं समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है और नॉट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में ये, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। ये क्यों नॉन पॉलिनोमियल है? इसमें पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं? एक एडिशन का ऑपरेशन आता है, एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आता है, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आता है।
उसमें ये ऑपरेशन सिर्फ होते हैं, उसके अंदर पावर कभी माइनस में नहीं जाएगी और उसका जो ऑपरेशन कभी डिवीजन में नहीं जाएगा। अगर उसकी पावर माइनस में चली जाए, जैसे कि ये दिखाया मैंने, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। या फिर उसके अंदर ऑपरेशन डिवीजन का आ जाए तो वो नॉन पॉलिनोमियल होगा। जब तक बेशक वो कांस्टेंट के अंदर क्यों ना डिवीजन आ जाए, ये नॉन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में कभी भी ना डिवीजन का ऑपरेशन आएगा और ना ही उसकी पावर, जो वेरिएबल्स की पावर, वो माइनस में होंगी। ठीक है, ये अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी कंप्लीट होगी। अब हम चलते 5.2 की तरफ। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल्स के अंदर ऑपरेशन जो किए जा सकते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी। एडिशन के नाम आते हैं जी, की तरफ आते हैं। इसमें जी हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, a³ प्लस 2a² माइनस 6a प्लस 7, a³ प्लस 2a प्लस 5 प्लस 5। उसके बाद थर्ड है जी हमारे पास 2x³ प्लस 2a माइनस a² माइनस 8। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत हमने इनको प्लेस करना सबको, क्योंकि लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं इधर, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। क्यूब पहले आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्यूब की जो आ रहा है वो पहले आ रहा है, 1 उसके बाद आ रहा है, और स्क्वायर उसके बाद में आ रहा है। इसे इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लेके गए हैं हम, और इनको सिर्फ ऐड करना है। क्यूब को क्यूब के नीचे लेके आना है, स्क्वायर्स को स्क्वायर्स के नीचे लेके आना है, और सिंगल पावर को सिंगल पावर के नीचे लेके आना है। ठीक है जी। और उसके बाद जी कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लेके आना है। अब सिंपल एडिशन है। एडिशन में सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स की होती है। ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये 2 जो है ना, 2, ये a³ के साथ ये 2 लिखा हुआ होल नंबर, ये कोफिशिएंट कहलाता है। और हमेशा कोफिशिएंट ही को ऐड किया जाता है, ना कि वेरिएबल्स को ऐड किया जाता है। वेरिएबल्स तो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। a³ है तो उसको सिंपल नीचे a³ लिख देंगे हम, और उसके जो बाकी एडिशन है वो हम कांस्टेंट की करेंगे। जब किसी के साथ कुछ वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो उसका कांस्टेंट हमेशा 1 होता है। ये देखिए 1 1 प्लस 2, इन को हमने तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 4a³। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन, ये देखिए इधर क्या किया, 2a³ माइनस 6, 2a³ प्लस का है और माइनस a³ जो है वो माइनस का है। तो 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर है a³ प्लस में। और इसी तरह a को जो हमने किया है तो क्या हुआ, 6 माइनस में है, और जो प्लस के 4 है, माइनस -6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है -2। और हमेशा जो साइन आएगा वो बड़ी वैल्यू का आएगा। अब जब हमने इधर भी की देखें, इधर किया 5 में 7 को ऐड किया पहले, और उसमें से 8 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4। ठीक है जी।
5 में जब हमने 7 को ऐड किया तो 13 में से -8 किया तो हमारे पास आंसर आया 4। अब सब्ट्रैक्शन की तरफ चलें। सेम सब्ट्रैक्शन का भी इसी तरह है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन के हमेशा याद रखें, जो बच्चे गलती करते हैं, लिखा जाता है कि जी Q फ्रॉम P, ठीक है, या P फ्रॉम Q, जैसे इधर लिखा हुआ P फ्रॉम Q। जब इस तरह लिखा जाएगा, जो फ्रॉम के बाद आएगा उसको हमने पहले लिखना है, और जो फ्रॉम से पहले होगा उसको हमने बाद में लिखना है सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में। अब ये Q की जो थी वैल्यू वो ये थी 4x टेट्रा प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 1। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जब किया तो टेट्रा पहले आया, क्यूब उसके बाद, स्क्वायर उसके बाद, और फिर सिंगल डिजिट मतलब कि उसकी जो पावर 1 हो गई, और उसके बाद हमारा आपका कांस्टेंट आ गया। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि साइंस चेंज हो जाते हैं। जो नीचे वाली साइन चेंज किया, प्लस को माइनस में चेंज किया, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे। जो हम साइन चेंज करेंगे तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर है -4, ठीक है। बाकी ये सारे कैंसिल आउट हो गए, 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, x से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास आंसर आया x टेट्रा माइनस 4x प्लस 1। 5.2 में सब्ट्रैक्शन का, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का हमने सारे ये ऑपरेशंस किए। सम ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7, ठीक है। इनके दोनों पहले सम किया। सब्ट्रैक्ट 4x, देखिए इधर देखें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7। मतलब कि इसको हमने इन दोनों को पहले सम करना है, ठीक है जी। सम आने के बाद जो हमने सम किया वो हमारे पास आंसर आया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। इसमें से जो हमारे पास आंसर आया, इसमें से ये हमने माइनस करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। हमने स्क्वायर को पहले लेके जाना है और 1 को बाद में रखना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्योंकि साइन चेंज होते हैं सारे, तो साइन चेंज होने के बाद आपका आंसर आया 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13। अभी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब प्रोडक्ट का मतलब कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले जैसे ये x प्लस 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 से। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो पहले हम x को, सिंगल x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 9x। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही मल्टीप्लिकेशन में भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और जो पावर्स जो होती हैं अगर सेम वेरिएबल हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं उनकी, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी का ऐड हो जाती, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब। इसी तरह इधर देखें, एक्स को जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब सिंपल आया, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 1 1 थे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हुआ है तो x मल्टीप्लाई बाय x दोनों के ऊपर 1 1 पावर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब x को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया जी 9। लेकिन जब x को, क्योंकि 9 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, कोई वेरिएबल नहीं था, तो वेरिएबल अपने ऐसे सेम एज इट इज़ नीचे आ गया 9x। जब हमें 3 को मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह सेम 3 1 3 3 3 9 3 9 27, और इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन की है। ये देखें, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद जी प्लस का 9x है और माइनस का 9x है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 27, यही इसका आंसर है मल्टीप्लिकेशन में। अब 5.2 के अंदर ही सिंपलीफाई डिवीजन कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब को, प्लस 19x प्लस माइनस 19x माइनस 30। जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 3 तो हो जाएगा 3x प्लस 3x, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर 3x स्क्वायर, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर कोई भी मौजूद नहीं था इस वैल्यू में, तो इसको सेपरेटली लिख लिया हमने। जब इसको हमने सेपरेटली लिख लिया तो उसके बाद ये हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया सब्ट्रैक्शन का, प्लस माइनस साइन चेंज किए, एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, और ये भी जो था एक्स स्क्वायर जो था 3x स्क्वायर वो प्लस में था, वो चेंज होकर माइनस 3x स्क्वायर हो गया। क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है हमेशा, तो 3x स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद आएगा माइनस 19x, फिर आएगा माइनस 30। अब इस x प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है माइनस 3x से, जब हमने माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर और इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x। ठीक है जी, अब फिर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया सब्ट्रैक्शन का, साइन चेंज हुआ है, ये भी साइन चेंज हुआ है यहाँ पे,
लेकिन 9 प्लस 9 माइनस 19 से लेस है, तो जब माइनस 19 से लेस है तो हमारे पास आंसर आया -10x। लेकिन ये 3x -3x था, प्लस जब हम नीचे तो नीचे वाला जो था ये प्लस में हो गया, तो ये दोनों आपस में माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमने मल्टीप्लाई किया -10 को x + 3 से, तो -10x और माइनस जब 10 मल्टीप्लाई हुआ +3 से तो हमारे पास आया -30। और हमने जब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया तो इसकी साइन चेंज हुए। ऊपर माइनस का थे, नीचे प्लस के, वो दोनों सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आया जी? x² - 3x - 10। अब डिवीजन का तरीकाकार ये होता है कि हम जब डिवीजन का एक और मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, x² - 19x -30, उसको हम डिवाइड करते हैं x + 3x से। ठीक है, जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमने ये करना होता है कि जो पहली वैल्यू होती है उसको पूरे का पूरा डिवाइड करना होता है, ताकि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो। और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ईजी हमारे लिए ईज़ होती जाए हर चीज़। ये जो हम डिवीजन करने लगे हैं इसके अंदर हम चेक करेंगे 3y² - 4y + 1 जो डिवाइड करेगा वो डिवाइड करेगा 6y³ - 11y² + 6y - 1 से। हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि डिवीजन के अंदर कि हमने ये जो 6y है इसको पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए। हमने इस 3xy को इस तरह मल्टीप्लाई करना है, इस ऐसी वैल्यू से y मल्टीप्लाई करना है कि ये 6y पूरी के पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y से। 3y² को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6y³। जब ये आएगा तो ये प्लस माइनस होने के बाद ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8y आया प्लस 2y आया। तो हमने 8y² में 11y² में से 8y² हमने माइनस किया। और उसके बाद जी -6y से -6y से जो +6y + -1, तो +6y में से -2y हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 4। अब -1 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था शुरू में, ये गलती से उन्होंने लिखा हुआ नहीं। यहाँ पर -3y² + 4y - 1। जब -1 को हमने, क्योंकि 3y² तो 3y² इधर भी है, लेकिन हमने इसको पूरी तरह कम्प्लीटली डिवीजन करनी तो उसका साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर लाएंगे। पहले -1 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -3y² + 4y, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या होता है पॉजिटिव प्लस। ठीक है, +4y - 1, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से होता है तो हमारे पास आंसर माइनस आता है। ठीक है, यह हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्शन का
ऑपरेशन हमने लगाया तो उसकी साइन चेंज की है, तो -3y जो था वो +3y हो गया, और प्लस 4y जो था -4y हो गया, और -1 जो था +y हो गया। तो क्या इससे क्या हुआ कि कम्प्लीटली आपस में कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास नीचे आंसर जो सब बचा वो जो मतलब कि जो रिमेनिंग जो था वो 0 था। तो हमारा आंसर क्या आया, 2y - 1। अब हमारा चैप्टर नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, फैक्टराइजेशन। उसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1, एवेल्यूएट द स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें दो फार्मूले यूज़ होते हैं इस 6.1 में। वो है जी ये वाला पहला फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला, और ये दूसरा अलजेब्रिक फार्मूला। एक माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी तरह माइनस के अंदर 1 - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसमें सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है +2ab और -2ab का, माइनस और प्लस के फार्मूलेस के अंदर। हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में जी देखें किस तरह हमने किया, 53 को हमने चेंज किया, किस तरह कि हमने उसे दो पार्ट में चेंज कर दिया है। 50 + 3 53 के बराबर होगा, आपको पता है। इसको 50 में 3 प्लस ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा। लेकिन हमने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, हमने जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, एक साइड को तो हमने सिंपल कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लिया। 53 को मल्टीप्लाई किया 53 से, सिंपल। ठीक है। और एक हमने फार्मूले से किया, वो a² + 2ab + b²। इधर a हमारे पास जो है वो 50 है, a = 50 है, और b = हमारे पास है जी 3। इसलिए a² हमारा 50 का स्क्वायर + 2ab का मतलब a है जी 50 और b है 3, और 3 + 3²। जब हमने ये किया तो 2500 + 300 + 9, तो हमारे पास आंसर आया 2809 हमारा आंसर आया। इसी तरह हमने जब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 77, उसके ऊपर माइनस का जो अप्लाई किया फार्मूला, उसके अंदर कि a² - 2ab + b²। इसमें 77 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 80 - 3। इसमें 80 जो हमारे पास a है, a = 80 है, और हमारे पास जो b है वो -3 है। ठीक है। इसको भी हमने फार्मूला अप्लाई किया, a² - b² का होल स्क्वायर। जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो उसके मतलब a² हमारा a हमारा 80 है, और b हमारा -3 है। तो 80² - 2 a का 80, फिर अभी b है 3 + b²। तो 6400 में से माइनस हमने किया 480 को, प्लस उसमें किया 900 कह रहा हूँ 9। तो हमारे पास आंसर आया 5929, हमारे पास आंसर आ गया। हम आगे चलते हैं अब एक्सरसाइज 6.1 में ही। एवेल्यूएट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4 व्हेन x - 1/x इज इक्वल टू 1। उसका करने का तरीका कार क्या जी, इधर फार्मूला यूज़ किया हमने जी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + -2ab। सॉरी, क्यों हमने ये यूज़ किया, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, x और 1/x के दरमियान माइनस है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है इसके ऊपर। x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर,
तो जो फार्मूला क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए क्या हमारे पास एक्स, बी हमारे पास है जी 1/x, ठीक है। तो क्या ए स्क्वेयर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या 1/x स्क्वेयर माइनस 2x 1/x, ठीक है। 1/x, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा 2 माइनस 2, और ए का 1 का जो हमने स्क्वेयर होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और जब हमने ये -2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके गए तो प्लस हो गया 1 के अंदर, प्लस हो गया 1 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आया 3। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, 3 के। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट है x4 1/x4। वो किस तरह हासिल हो सकता है, वो जब हम इसका दोबारा लेंगे स्क्वेयर तो फिर वो हासिल हो सकता है। दोनों साइड का हमने जब स्क्वेयर लिया तो इस वक्त हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसके अंदर यही वाला फार्मूला हमने लगाया, एक्स स्क्वेयर को जब स्क्वेयर लिया तो x4 हो गया 1/x स्क्वेयर का जो हमने स्क्वेयर लिया तो वो x4 हो गया, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू 9 किस लिए कि 3 का हमने स्क्वेयर लिया वो तो क्या 9 आया, तो एक्स स्क्वेयर 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये +2 था वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे गया तो 9 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 7। ये हमारा आंसर है असल में, और यही हमारा टारगेट था कि उसने कहा था कि एक्स टेट्रा प्लस 1/x टेट्रा का आंसर फाइंड आउट करें, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास दिस इज़ द एंड ऑफ दिस, इट इज़ द एंड ऑफ दिस पोर्टल, and you should complete your exercise number 4.7 to 6.1 and match your answer with the answer given at the end of the book. Thank you very much. Allah Hafiz.